वंदे मातरम दोस्तों, क्लास 12 ज्योग्राफी के पार्ट 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 1 पॉपुलेशन के सेशन 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या की वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। ये जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं या रीजनल वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस हमने लिए हैं ये बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ 2 डिकेड्स। पिछले जो 2 डिकेडल ग्रोथ रेट्स रही है यानी 1991 टू 2001 के डिकेड में, ये डेटा हमारे रहेगा 2001 के सेंसस के बेसिस पर, और दूसरा है 2001 टू 2011 के डिकेड के बेस पर, यानी इसमें डेटा हम लेंगे 2011 के सेंसस का। तो इनके बेसिस पर, इनके कंपैरिजंस के बेसिस पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रही है उस पॉपुलेशन ग्रोथ में रीजनल वेरिएशंस कितने रहे हैं यानी क्षेत्रीय भिन्नताएं कितनी रही है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 1991 टू 2001 यानी 1991 से 2001 के बीच का। तो यहाँ पर आपके निम्न वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से रहे हैं यानी लो ग्रोथ रेट वाले स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं, या आपके मोस्टली साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में रहे हैं जहां पर लेस देन 20% पॉपुलेशन की डिकेडल ग्रोथ रेट रही है, यानी पिछले 10 सालों में 20% से भी कम यहां आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट रही है। इन राज्यों में हमारे आते हैं, इन स्टेट्स में है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा। दीज आर द साउदर्न स्टेट्स। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे कम यदि पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं पर रिकॉर्ड की गई है तो वो स्टेट आता है केरला। पूरे देश में, न केवल साउदर्न पार्ट में, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ साउदर्न पार्ट की बात करी, साउदर्न जो स्टेट्स है वहां पर लो ग्रोथ रेट रही थी, तो न केवल साउदर्न स्टेट्स में बल्कि इंटायर कंट्री में हमारे केरला है वो रजिस्टर्ड किया गया था लोएस्ट ग्रोथ रेट, जो कि 9.4% रही है। फिर केरल के बाद में हम दूसरा हमारा जो ग्रुप आता है 1991 टू 2001 में ही उच्च वृद्धि दर वाले राज्य कौन से रहे यानी हायर ग्रोथ रेट वाले राज्य कौन से रहे। हायर ग्रोथ रेट वाले स्टेट्स की कैटेगरी में हम उन स्टेट्स को रखते हैं जहां की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि, वो आपके 20 टू 25% यानी 20 से 25% की औसत वृद्धि दर रही है डिकेड की यानी दशक की। तो ऐसे स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, यहाँ पर एक बात कही गई है कि देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई गई है। कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री रिलेटिवली हाई टू द साउदर्न स्टेट्स। तो ये इस पेटी का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। इस पेटी से अभिप्राय है, इस बेल्ट का अभिप्राय है कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक वेस्ट टू ईस्ट की तरफ का ये पूरा एंटायर पार्ट, नॉर्थ में हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट आ गया, नॉर्थ पार्ट आ गया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट में हमें हायर पॉपुलेशन ग्रोथ मिलती है। इसमें यदि स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपके आ गया मध्य प्रदेश का भाग, छत्तीसगढ़, ये बिहार, ये झारखंड, और ये आपके आ गया वेस्ट बंगाल, तो ये आपके आ गया असम, ये आपके आ गया सिक्किम। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाई रही है। यहाँ इन्हीं स्टेट्स के नेम्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ये रिलेटिवली वो स्टेट्स रहे हैं जो आपके साउदर्न के कंपैरेटिवली यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा रही है। देन वी कम टू द 2001 टू 2011, 2001 से 2011 के जो डेटा है उन पर हम फोकस करते हैं। तो 1991 टू 2001 का जो डिकेड रहा, ये जो 10 सालों का टाइम पीरियड रहा, इस 10 सालों के टाइम पीरियड की तुलना में हमारे यहाँ 2001 से 2011 का जो 10 सालों का टाइम पीरियड रहा यानी ये जो डिकेड रहा, इस डिकेड में सभी स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में एंड यूनियन टेरिटरीज यानी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले इस डिकेड के कंपैरेटिवली हमारे ग्रोथ रेट रही पॉपुलेशन की वो कम रही है। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट हमारे सामने आते हैं कि हमारे इस डिकेड में 2001 टू 2011 का जो डिकेड रहा, इस डिकेड में पिछले डिकेड की कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में डाउनफॉल आया, उस डाउनफॉल में सबसे कम डाउनफॉल था वो आंध्र प्रदेश में रहा। आंध्र प्रदेश में जो पिछली डिकेडल ग्रोथ रेट थी उसमें सिर्फ 3.5% का ही डाउनफॉल आया। पिछली जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी उससे 3.5% यहाँ पर ये कम रही है। लेकिन यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पिछली डिकेडल ग्रोथ रेट यानी इस वाले पार्ट का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी उसकी तुलना में यहाँ पर 6.7 पॉइंट की 6.7 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहां पर आया। तो सर्वाधिक डाउनफॉल आने वाला स्टेट तो रहा महाराष्ट्र और सबसे कम डाउनफॉल आने वाला स्टेट रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि हमारे तमिलनाडु और पुदुचेरी वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रहे हैं जहाँ पर डाउनफॉल आने के बजाय यहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी उसमें इंक्रीज दर्ज करी गई है, यानी इंक्रीज रजिस्टर्ड करी गई है। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये एक स्पेशल फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा हम चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है पिछले 2 डिकेड्स के दौरान, तो इन डिकेड्स में हम 2001 से 2011 के डिकेड की यहाँ बात करेंगे कि इस डिकेड में हमारी पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी महत्वपूर्ण पहलू या महत्वपूर्ण पक्ष कौन से रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली आबादी थी 121 करोड़, उस आबादी का 20.9%, 20.9% जो है वो टोटल पॉपुलेशन का वो हमारी अडोलसेंट पॉपुलेशन आ जाती है। अडोलसेंट पॉपुलेशन का मतलब है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, 10 से 19 साल के एज ग्रुप की आबादी। और ये जो आबादी होती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल्स होते हैं। लेकिन इस आबादी का भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो 20.9% यानी 20.9% जो पॉपुलेशन है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, इस 20.9% का 52.7% जो पार्ट है वो मेल्स का है, जबकि 47.3% पार्ट है ये फीमेल्स का है। इसका मतलब मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स कम है। कहने का मतलब है कि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। सेक्स रेशियो के मामले में मेल्स ज्यादा और फीमेल्स कम है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है यानी ये जो किशोर आबादी है, किशोर आबादी का मतलब 10 से 19 साल के आयु वर्ग के बच्चे, तो ये जो किशोर आबादी एडोलसेंट पॉपुलेशन है इसको यूथफुल पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम युवा जनसंख्या के नाम से भी मानते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो युवा जनसंख्या है, ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है, इसमें हाई पोटेंशियल से यानी उच्च संभावनाएं हैं, इसमें उच्च संभावनाएं हैं, इसमें जो पोटेंशियल्स हैं वो बहुत हाई हैं। ये हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब इसमें काम करने की क्षमताएं, भविष्य को सुधारने की क्षमताएं बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ इसकी एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? इट इज ऑल्सो क्वाइट वुलनरेबल, इट इज ऑल्सो क्वाइट वुलनरेबल, यानी ये अत्यधिक सुभेद्य। सुभेद्य या वुलनरेबल का मतलब क्या है कि यदि इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाए, इसको प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं किया जाए तो ये गलत रास्ते पर भी चल सकती है। और ऐसी स्थिति में ये एक संभावनाओं वाली पॉपुलेशन के बजाय एक मुसीबत वाली पॉपुलेशन बन सकती है। तो इसलिए इसको दिशा निर्देशित किया जाना बहुत जरूरी होता है। इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर दिए गए हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। नेम द स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। द आंसर इज केरला। नेम द स्टेट विद द हाईएस्ट फॉल पॉइंट्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में हाईएस्ट जो फॉल आया था वो कहाँ आया था? तो हाईएस्ट फॉल हमारा आया था महाराष्ट्र में। Then we see name the state with increased growth registered during 2001 to 11। 2001 से 11 के दौरान जो वृद्धि दर में बढ़ोतरी वाले राज्य थे वो कौन से थे? तो ये थे आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा यदि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का पूछ लिया जाता राज्य के बजाय केंद्र शासित प्रदेश का, तो हमारा आंसर में पुदुचेरी आ जाता। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि में निम्नतम गिरावट वाले राज्यों का नाम बताइए, यानी नेम द स्टेट विद लोएस्ट फॉल पॉइंट्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लोएस्ट फॉल पॉइंट आपके रहा था यहाँ पर, लोएस्ट फॉल पॉइंट 3.5% आंध्र प्रदेश का रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारी किशोर आबादी है यानी अडोलसेंट पॉपुलेशन है, ये बहुत ज्यादा वुलनरेबल है। तो इसके साथ में कौन कौन से चैलेंजेस है, यानी इस किशोर आबादी के साथ में समस्याएं क्या क्या है, इसके साथ में चुनौतियां कौन कौन सी है जो हमारे समाज को फेस करनी पड़ती है, तो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। हियर वी सी चैलेंजेस बिफोर सोसाइटी कंसर्न टू एडोलसेंट। समाज के समक्ष किशोर जनसंख्या से संबंधित चुनौतियां। यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपके पूछ लिया जाए। तो हमारी जो मेन चुनौतियां वो कौन सी है, मेन चैलेंजेस कौन से? लोअर एज एट मैरिज, किशोर आबादी होती है उसकी कम उम्र में शादी कर देना, ये एक हमारे सामने चैलेंज है। आजकल तो बहुत बड़े पैमाने पर दूर हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में लोअर एज में मैरिजेस होती हैं। फिर है इलिटरेसी यानी निरक्षरता, पढ़ाई लिखाई का नहीं होना। खास तौर पर ये इलिटरेसी की प्रॉब्लम देखी गई है फीमेल्स के अंदर, ये हमारे देश में प्रॉब्लम है। तो इसमें काफी बड़े पैमाने तक सुधार हुआ, लेकिन अभी भी हमारे देश का एक बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो अभी भी इलिटरेट ही है। फिर हम देखते हैं लो इंटेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट।
यानी पोषकों की निम्न ग्राह्यता। पोषकों की निम्न ग्राह्यता का मतलब क्या है कि आज भी हमारे जो किशोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को खाना भरपेट नहीं मिल पाता है, और यदि भरपेट भोजन मिलता भी है तो उस भोजन में न्यूट्रिशंस यानी उसमें जो हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं उनकी कमी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, तो ये है हमारे लो इंटेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पोषकों की निम्न ग्राह्यता। फिर हम देखते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स यानी विद्यालय विरत छात्र, ये भी हमारे किशोरों की समस्या है। तो हमारी किशोर आबादी में बड़े सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे परिवार के अंदर पैसे की कमी का होना, या फिर माता पिता का छात्राओं के प्रति खास तौर पर जो लड़कियां होती हैं उनके प्रति अलग नजरिया होता है कि उन्हें विद्यालय नहीं भेजना चाहिए, यदि विद्यालय दूर है तो वो नहीं भेजते हैं। तो कई कारणों से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। इसके अलावा एक हमारी जो प्रॉब्लम रही है किशोर जनसंख्या को लेकर के, हमारे एडोलसेंट्स को लेकर के, वो है कि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है एडोलसेंट्स का, इस एज ग्रुप में हमें HIV एड्स की जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो इन्फेक्शन रेट्स हमें इस एज ग्रुप में ज्यादा मिलती है। HIV एड्स की इन्फेक्शन रेट्स हमें ज्यादा मिलती है किन में, एडोलसेंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डेडनेस यानी शारीरिक और मानसिक अपंगता और मंदता। तो हमारे किशोरों में यदि ऐसे किशोर हैं जो फिजिकली फिट नहीं है या फिर मेंटली फिट नहीं है, मंद बुद्धि हैं, तो ये भी हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं कि उन किशोरों के साथ में किस तरह से ट्रीट किया जाए, उनका किस तरह से ख्याल रखा जाए। फिर एक हमारे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे बहुत बर्निंग इशू भी माना गया, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट्स मदर्स, यानी ऐसी लड़कियां जो अपनी किशोरावस्था के अंदर ही माता बन जाती है, यानी एडोलसेंट्स मदर्स किशोर माताएं होती हैं। तो उनमें हम ये देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत ज्यादा हमें मिली है। यानी बच्चे के जन्म के समय पर इन माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने रही है जिसका अब गवर्नमेंट काफी सारे एफर्ट कर रही है इसको दूर करने के लिए। फिर एक प्रॉब्लम आती है ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डिसइंक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम। औषध दुरुपयोग या ड्रग अब्यूज, ये क्या होता है? हमारे ड्रग का मतलब क्या होता है? दवाइयों से होता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि दवाइयों का जो यूज है वो एक दवा के तौर पर नहीं करके नशे के लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रग अब्यूज यानी औषधि का दुरुपयोग। एल्कोहलिज्म यानी मदिरा सेवन यानी शराब के आदी हो जाना। जुवेनाइल डिसइंक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम यानी किशोर अपचार और अपराध। तो इसमें क्या आता है कि हमारे जो किशोर वर्ग के लोग हैं वो कई बार मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं और क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स है, ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज फेस करता है। किनको लेकर के? एडोलसेंट्स यानी किशोर वर्ग को लेकर के। अब इनके समाधान के लिए हमने क्या किया, हमारी सरकार जो है इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो उसने एक पॉलिसी बनाई अभी रिसेंटली 2014 में, इसको द नेशनल यूथ पॉलिसी के नाम से यानी राष्ट्रीय युवा नीति के नाम से जाना जाता है। ये पॉलिसी क्या कहती है इसके पर्टिकुलर देख लेते हैं। ये आपके 3 मार्क में बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन से। इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2014, ये 2014 फरवरी 2014 में आरंभ करी गई थी। एंड प्रपोजेस अ होलिस्टिक विजन फॉर यूथ ऑफ इंडिया, ये भारत के युवाओं के लिए एक समग्र भविष्य के दृष्टिकोण के साथ में आरंभ की गई थी कि भारत का भविष्य कैसा होगा वो भारत का युवा निर्धारित करेगा, तो युवाओं कैसे होंगे उसके लिए ये विजन दिया गया। द विजन इज, अच्छा ये उद्देश्य क्या है, ये भविष्य का दृष्टिकोण क्या है? ये है टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री। देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया हुआ है, जो इस पॉलिसी का मेन विजन है। टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। इसका दृष्टिकोण है कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। तो यहां देखिए पूरी क्षमता का उपयोग करने से अभिप्राय क्या है? एक व्यक्ति है उसमें पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स है बहुत हायर एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन जिस फील्ड की और जितनी एजुकेशन वो लेते हैं उस फील्ड में उतना वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो फुल पोटेंशियल्स है उन फुल पोटेंशियल का यूज
नहीं हो पाया। किस वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और मे बी लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें उन्हें अवेलेबल करवाने हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करना, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, ताकि उनके फुल पोटेंशियल है उनको यूज में किया जा सके। साथ ही साथ ऐसा करके हम क्या करेंगे, भारत को राष्ट्रों के समूह में उनका उचित स्थान दिलाएंगे। कहा जाता है कि भारत जो है एक समय सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वर्ल्ड कम्युनिटी में इसकी वो स्थान इसको नहीं मिला हुआ जो उसको मिलना चाहिए। तो अभी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो उसको इसका उचित स्थान दिलाएगा, इसके लिए हम काम करें। सो द नेशनल यूथ पॉलिसी, शॉर्ट में हम NYP 2014 भी बोलते हैं। द NYP 2014 हैज डिफाइंड यूथ। अच्छा, नेशनल यूथ पॉलिसी है, उसमें यूथ का परिभाषा क्या है, यानी यूथ यानी युवा के तौर पर किसे देखा गया, तो इसमें वो सभी व्यक्ति जो 15 से 29 वर्ष यानी 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, उन सभी लोगों को यूथ माना गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। और भारत सरकार ने क्या किया है, इस यूथ के विकास के लिए कौशल विकास की एक नीति बनाई है, यानी स्किल डेवलपमेंट की एक पॉलिसी बनाई है, और ये आपके 2015 में बनाई गई ताकि भारत के यूथ को आगे बढ़ाया जा सके। यहां से आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपके प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके बन जाता है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर सोसाइटी कंसर्न टू एडोलसेंट्स, यानी समाज के समक्ष किशोर जनसंख्या से संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी। ये चुनौतियां आप यहां से लिख सकते हैं। और भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य जोर किस पर रहा है, तो ये आप यहां से ले सकते हैं इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी की ये सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।